नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 31 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टेररिज्म से संबंधित, दूसरे नंबर पे स्पोर्ट्स सिटीज से संबंधित, तीसरे नंबर पे मानसून और चौथे नंबर पे नीति आयोग। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल टेररिज्म से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। कंटेस्ट क्या है? कंटेस्ट है फ्रांस में हुआ आतंकवादी हमला। अगर देखो पूरे मामले की हम बात करें, 2015 में फ्रांस की एक मैगजीन चार्ली हेब्डो के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया था आतंकवादियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि चार्ली हेब्डो मैगजीन ने प्रोफेट मोहम्मद के एक कार्टून को पब्लिश किया था। तो आतंकवादियों ने हमला किया चार्ली हेब्डो के हेडक्वार्टर पर। यह 2015 की घटना है। इस हमले में चार्ली हेब्डो मैगजीन के स्टाफ के 12 लोगों की डेथ हो गई थी। उस समय देखो एक बड़ी डिबेट चली थी, बिलीफ वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि मैगजीन के पास पूरा अधिकार है अपनी बात सामने रखने का, तो कार्टून को पब्लिश करना गलत नहीं था। तो दूसरी तरफ के एक्सपर्ट्स ये बोल रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप किसी के बिलीफ का मजाक नहीं उड़ा सकते, किसी के फेथ का मजाक नहीं उड़ा सकते। अब क्या हुआ? देखो इस घटना को तो 5 साल पूरे हो गए, लेकिन इस घटना के जो सस्पेक्ट्स थे उनका ट्रायल स्टार्ट हुआ 5 साल बाद फ्रांस में। और ट्रायल स्टार्ट होने से पहले चार्ली हेब्डो मैगजीन ने बोला कि हम प्रोफेट मोहम्मद के उसी कार्टून को एक बार फिर से पब्लिश करेंगे। फिर से बहुत सारे मुस्लिम्स ने अपने कंसर्न्स रेज किए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, पहले भी आपने 5 साल पहले ऐसा किया था और बहुत से मुस्लिम्स की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई थी, और आप एक बार फिर से ऐसा कर रहे हो, ये गलत है। तो ये पुरानी जो डिबेट है बिलीफ वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, ये डिबेट फिर से स्टार्ट हो गई। जब देखो चार्ली हेब्डो मैगजीन ने प्रोफेट मोहम्मद के कार्टून को पब्लिश किया, उसके बाद एक स्कूल टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को वही आर्टिकल शो किया पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो इससे गुस्सा होकर एक चेचन मुस्लिम ने उस स्कूल टीचर का गला काट दिया। इसके बाद तो फ्रांस में ये इशू और भी ज़्यादा डिस्कस होने लगा। एक तरफ वो लोग जिनकी भावनाएं आहत हुई थी प्रोफेट मोहम्मद के कार्टून पब्लिश होने की वजह से, दूसरी तरफ वो लोग धर्म के नाम पर आप किसी की जान नहीं ले सकते। कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता कि आपके धर्म के बारे में अगर कोई गलत भी बोले तो आप उसकी जान ले लो। तो ये डिबेट फिर से स्टार्ट हो गई। इसके बाद क्या हुआ, फ्रांस में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स थे, उन पर चार्ली हेब्डो के उसी प्रोफेट मोहम्मद के कार्टून को पब्लिश किया गया ताकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट किया जा सके। तो इसकी वजह से फ्रांस में पोलराइजेशन और ज़्यादा बढ़ गया। बहुत सारे मुस्लिम्स इससे नाराज हो गए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। इसके बाद फ्रांस के नाइस सिटी में एक और आतंकवादी ने 2 लोगों को मार गिराया, इसी से नाराज होकर कि आप प्रोफेट मोहम्मद का जो कार्टून है वो क्यों पब्लिश कर रहे हो। देखो ये जो इशू है, इसकी वजह से फ्रांस में अब काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गया है। मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है फ्रांस में, ऑलमोस्ट 10% के आसपास। अगर हम बात करें फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन शायद 6-7 करोड़ होगी, तो 65-70 लाख मुस्लिम्स हैं। यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम्स आपको नहीं मिलेंगे। फ्रांस में देखो वैसे पिछले 8 सालों में 200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं आतंकवादी संबंधित घटनाओं में। और ये नाइस में जो अटैक हुआ और स्कूल टीचर का जो गला काटा गया, उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस की सरकार के मिनिस्टर्स के द्वारा बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देखने को मिली। फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो ये भी कह दिया कि इस्लाम जो है वो क्राइसिस में है। फ्रांस के मिनिस्टर ने इनडायरेक्टली ये बोला बुलेट फॉर बुलेट, मतलब गोली के बदले गोली। राइटर ये कहते हैं, देखो पिछले 8 सालों में फ्रांस में आतंक की घटनाओं में 200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसका मतलब ये है फ्रांस की जो रणनीति है आतंकवादी घटनाओं से निपटने में, वो रणनीति सफल नहीं हो पा रही है। जैसे गवर्नमेंट के प्रिवेंटिव मेजर्स, क्रेडिबल इंटेलिजेंस, डी रेडिकलाइजेशन,
टफ स्टेटमेंट्स देना, टफ पोस्चर, ये सब टेररिज्म संबंधित घटनाओं को नहीं रोक पाए हैं, जबकि पोलराइजेशन अब और भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। इवन फ्रांस के एक मिनिस्टर ने तो सिविल वार की बात भी कह दी। आर्टिकल में कहा जाता है, अगर देखो हमें आतंकवाद से लड़ना है तो पहले हमें दुश्मन को समझना होगा, दुश्मन की साइकोलॉजी को समझना होगा। जो ये आतंकवादी होते हैं ना, टेररिस्ट, इनकी जो धर्म की इंटरप्रिटेशन होती है वो परवर्टेड होती है, धर्म की इंटरप्रिटेशन इनकी खराब होती है, और अपना वर्ल्ड व्यू को इंपोज करने के लिए ये वायलेंस का सहारा लेते हैं। ये आतंकवादी अल कायदा, इस्लामिक स्टेट जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इनके अनुसार वर्ल्ड में सिविलाइजेशंस का क्लैश चल रहा है। आपने ये थ्योरी सुनी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की? एक काम करते हैं, पहले इस आर्टिकल को खत्म करते हैं, उसके बाद क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थ्योरी के बारे में आपको बताता हूं। हाँ, तो इस आर्टिकल में यह कहा जाता है हमें आतंकवादियों की साइकोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। ऐसे लोग जो जिनकी धर्म की जो इंटरप्रिटेशन है वो परवर्टेड है, कितने होंगे? बहुत ही कम होंगे। बट उन लोगों की वजह से अगर आप पूरे धर्म के बारे में कुछ बोलते हो तो इससे पोलराइजेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, और उसी पोलराइजेशन का फायदा उठा के कुछ लोग यूथ का माइंड वॉश करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं आतंकवादी बनने के लिए। तो पूरे धर्म के बारे में कुछ बोलना, इससे तो आतंकवादियों का ही पर्पज सर्व होता है। और इसके साथ साथ देखो, जैसे ये जो लीडर्स हैं ना, इमरान खान, टर्की के राष्ट्रपति अर्दगन, मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद, ये देखो अभी फिलहाल फ्रांस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मांग उठी कि फ्रांस से जो एम्बेसडर हैं उनको वापस बुला लिया जाए, और जबकि देखो फ्रांस में अभी पाकिस्तान का कोई एम्बेसडर है ही नहीं। क्या मजाक है। अर्दगन जो टर्की के राष्ट्रपति हैं वो ये बोलते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया है। इसके बाद महाथिर मोहम्मद, मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि पास्ट की घटनाओं की वजह से मुस्लिम्स को, फ्रेंच सिटीजन्स को मारने का हक है। यह बात तक उन्होंने कह दी। बाद में ट्विटर ने उनके इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो देखो, ये जो लीडर्स हैं ना, बल्कि ये भी पोलराइजेशन को इंक्रीज करते हैं। इनको कोशिश ये करनी चाहिए, चलो फ्रांस के राष्ट्रपति ने गलत बोला है, पूरे धर्म के बारे में बोला है कि इस्लाम क्राइसिस में है, उनकी इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करना ठीक है। बट ये लीडर्स बहुत कम बार ऐसा प्रयास करते हैं कि कोशिश की जाए यूथ को आतंकवाद के रास्ते पर जाने से रोका जाए, इस्लाम की जो परवर्टेड इंटरप्रिटेशन होती है उसको रोकने का प्रयास किया जाए। नहीं, ये लीडर्स ज़्यादा पोलराइजेशन करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा मुस्लिम वर्ल्ड में हमारी उतनी ही ज़्यादा पैठ होगी, मुस्लिम वर्ल्ड में उतनी ही हमारी इज्जत बढ़ेगी। तो कुल मिला के देखो, कहने का मतलब ये है, आप पूरे धर्म को दोष नहीं दे सकते। उसी प्रकार से उस धर्म के जो लीडर्स हैं उनको भी प्रयास करना होगा कि फॉर एग्जाम्पल इस केस में इस्लाम, तो इस्लाम के जो लीडर्स हैं, इस्लाम के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको भी ये प्रयास करना होगा कि इस्लाम की जो परवर्टेड इंटरप्रिटेशन है वो कहीं पर ना हो, और अगर कोई इस्लाम की गलत डेफिनेशन जनता के सामने रखता है तो उसे उसी समय क्रिटिसाइज किया जाए, ताकि गलत डेफिनेशन यूथ के सामने जाए ही ना और यूथ को कुछ लोग माइंड वॉश कर ही ना सकें। समझ गए? लास्ट में एक लाइन और बोली जाती है, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है सिविलाइजेशन वैल्यूज की, ये लड़ाई है डेमोक्रेसी की, ये लड़ाई है सेकुलरिज्म की, ये लड़ाई है फ्रीडम की, ये लड़ाई है इक्वालिटी की, और ये लड़ाई है रेडिकल इस्लामिज्म के अगेंस्ट। रेडिकल इस्लामिज्म एक मेडिवल इरा की आइडियोलॉजी है जिसने अब मॉडर्न वेपन्स को हासिल कर लिया है, और अपनी आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये भी है वर्ल्ड के लिए कि फ्रांस इस लड़ाई को जीते। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया आतंकवाद से संबंधित। अब लास्ट में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो थ्योरी है वो आप जान लीजिए। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थ्योरी क्या है? सैमुअल पी हंटिंगटन ने ये थ्योरी दी थी। सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं, शुरुआत में देखो कन्फ्लिक्ट्स कैसे हुआ करते थे। विभिन्न राजा या फिर मोनार्क अपनी अपनी टेरिटरी को
एक्सपैंड करने की कोशिश किया करते थे और आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता था। इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वार तक विभिन्न नेशंस के बीच कन्फ्लिक्ट रहा। विभिन्न नेशंस के बीच, जैसे फ्रांस और जर्मनी के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, इस प्रकार से विभिन्न नेशंस के बीच कन्फ्लिक्ट रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वार के बीच। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद और यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन होने तक दो आइडियोलॉजीज के बीच कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एक तरफ यूएसए और यूएसए के अलाइ कंट्रीज की यानी वेस्टर्न कंट्रीज की लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी, और दूसरी तरफ यूएसएसआर और यूएसएसआर के अलाइ कंट्रीज की कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी। इन दोनों आइडियोलॉजी की वजह से कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कोल्ड वार के दौरान। लेकिन क्या कोल्ड वार के खत्म होने के बाद कन्फ्लिक्ट नहीं होगा? इस मुद्दे पर देखो अलग अलग सेकुलर्स की अलग अलग राय है, और सैमुअल पी हंटिंगटन की राय यह है कोल्ड वार के खत्म होने के बाद वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट तो होगा, लेकिन ये सिविलाइजेशन कन्फ्लिक्ट होगा। सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार 8 मेन सिविलाइजेशंस इमर्ज होके आएंगी। कौन कौन सी? यहां पर आप लिस्ट देख सकते हो। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन, ये जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, जैपनीज सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, और स्लेविक, ऑर्थोडॉक्स, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन। स्लेविक ऑर्थोडॉक्स मतलब ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है रशिया में देखने को मिलती है। तो ये 8 सिविलाइजेशंस इमर्ज होके आएंगी। ये जो सिविलाइजेशन है, जैसे हर एक सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन का अपना एक धर्म है, हिंदू धर्म, अपना एक अलग से कल्चर है। उसी प्रकार से वेस्टर्न सिविलाइजेशन का अलग से अपना धर्म है, अलग से अपना कल्चर है। तो कोल्ड वार के खत्म होने के बाद जो कन्फ्लिक्ट होगा इन 8 सिविलाइजेशंस के बीच होगा। और क्यों होगा? क्योंकि देखो ग्लोबलाइजेशन अब एक रियलिटी है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ता जाएगा तो सभी को अपनी पता लगता रहेगा, अपनी आइडेंटिटी का और ज़्यादा एहसास होता रहेगा कि मैं कौन सी सिविलाइजेशन से हूँ। यानी डिफरेंसेस विभिन्न सिविलाइजेशंस के लोगों के बीच और ज़्यादा स्टार्क होते जाएंगे। देखो, जब कोल्ड वॉर के दौरान 2 आइडियोलॉजीज के बीच लड़ाई थी तो ये पूछा जाता था कि आप किस साइड हो, आप लिबरलिज्म की साइड हो या फिर कम्युनिज्म की साइड हो। लेकिन सिविलाइजेशंस के बीच जब लड़ाई होगी तो कोई नहीं पूछेगा कि आप किस साइड हो, ये पूछा जाएगा सिर्फ कि आप कौन हो, आप किस सिविलाइजेशन से हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आइडियोलॉजीज के बीच जो लड़ाई थी वो इतनी इंटेंस लड़ाई नहीं थी, लेकिन ये जो सिविलाइजेशंस के बीच लड़ाई होने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लड़ाई होगी। इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ बोलते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन अपनी बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में। जैसे सिविलाइजेशंस के बीच लड़ाई मैक्रो लेवल पे भी होगी, माइक्रो लेवल पे भी होगी। लेकिन देखो, इनकी थ्योरी के बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन ये बोलते हैं सिविलाइजेशंस जो ये 8 हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोर स्टेट्स होंगे। जैसे हिंदू सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाएगा? इंडिया के द्वारा। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कौन सा स्टेट करेगा? रशिया। और कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन के लिए भी कोर स्टेट कौन सा होगा? चाइना। जैपनीज सिविलाइजेशन के लिए कौन सा? जापान। तो सैमुअल पी हंटिंगटन के कहने का मतलब ये था कि हर एक सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोर स्टेट होगा। लेकिन आप बताइए, आप मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, क्या इस्लामिक सिविलाइजेशन को कोई एक देश रिप्रेजेंट करता है? नहीं करता है। वहाँ पर तो सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों इस्लामिक कंट्रीज, लेकिन दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। शिया सेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है ईरान के द्वारा और सुन्नी सेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है सऊदी अरेबिया के द्वारा। क्रिटिसिज्म एक ये भी है कि देखो, ग्लोबलाइजेशन के कारण अब अलग अलग सिविलाइजेशन ने दूसरी सिविलाइजेशन की बहुत सारी वैल्यूज़ को अडोप्ट किया है। जैसे देखो, हमारे देश में आपको पता है काफ़ी सारी वेस्टर्न वैल्यूज़ को अडोप्ट किया गया है। उसी प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी हिंदू सिविलाइजेशन और दूसरे सिविलाइजेशन से संबंधित वैल्यूज़ को अडोप्ट किया गया है। तो विभिन्न सिविलाइजेशंस के बीच कन्फ्लिक्ट होगा ऐसी संभावना नहीं है। ये उन लोगों के द्वारा बोला जाता है जो क्रिटिसाइज करते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थ्योरी को। ये थ्योरी देखो हमने थोड़ी सी इसलिए डिस्कस की क्योंकि ऐसे में आप इस थ्योरी को कोट कर सकते हो। और जैसे ही न्यूजीलैंड में गनमैन ने अटैक किया, कुछ लोग इसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थ्योरी से जोड़ के देखने लगे। उन्होंने कहा कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने जो कुछ कहा था
1990 के बाद वो सब कुछ धीरे धीरे सही साबित हो रहा है, यानी विभिन्न सिविलाइजेशंस के बीच अब कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। आगे आगे वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ेगा दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे सेकुलर्स और ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो कहते हैं आप एक टेररिस्ट एक्ट की वजह से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। वेस्टर्न कंट्रीज ने भी इस टेररिज्म के एक्ट को पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया है। तो आप उन लोगों के कारण जो सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उन लोगों के कारण क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थ्योरी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्पॉन्ज सिटीज़ के कंसेप्ट के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की। देखो, हैदराबाद में ऑलमोस्ट 15 दिन पहले फ्लड आई थी। 50 लोगों की डेथ हो गई, हज़ारों घर बह गए। बहुत सारे क्वेश्चंस उठे, जैसे कि हैदराबाद की सिटी तैयार नहीं थी इस स्केल के फ्लड के लिए। अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है हैदराबाद में पिछले कुछ सालों में, और अर्बनाइजेशन बिल्कुल हैज़ार्ड मैनर में हुआ है, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हुआ है। बात सिर्फ देखो हैदराबाद की नहीं है, आप दूसरी सिटीज़ को देख लीजिए, चेन्नई, मुंबई, गुरुग्राम, यहाँ पर भी फ्लड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए अब आवश्यकता ये है कि हमारे देश की वेरियस सिटीज़ में स्पॉन्ज सिटीज़ का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया जाए। यहाँ पर देखो कुछ डेटा दिया जाता है कि बताया जाता है हैदराबाद में ये पैटर्न देखा गया है। सिर्फ 2020 में ही एकदम से इतनी ज़्यादा बारिश नहीं आई। 2016 में रिकॉर्ड टूटा था, उसके बाद 2017 में रिकॉर्ड टूटा था, 2019 में भी रिकॉर्ड टूटा था। तो ऐसा नहीं कि ऑलमोस्ट 100 सालों में एकदम से इतनी ज़्यादा बारिश आ गई हो जिसकी वजह से फ्लड आई। लेकिन देखो प्रॉब्लम ये है, ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि बाकी सिटीज़ में भी ड्रेनेज सिस्टम पे जितना ध्यान देना चाहिए ना उतना दिया नहीं जाता है। आप हैदराबाद की बात कर लीजिए, हैदराबाद में जो ड्रेनेज सिस्टम है ये देखो 100 साल पुराना है। कर लो बात 1920 के आसपास, जब हैदराबाद सिटी का साइज छोटा सा हुआ करता था, उस समय ये ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया गया था। लेकिन पिछले 20 सालों में ही हैदराबाद का जो ओरिजिनल बिल्डअप एरिया है वो 4 गुना बढ़ चुका है। अर्बनाइजेशन अब आज के समय में हैदराबाद में इतना ज़्यादा आ गया है। इससे पहले 1908 में, 2001 में, 2005 में फ्लड्स आई थी हैदराबाद में, लेकिन 2020 में जो फ्लड आई वैसी तो कभी भी नहीं आई। तो कहने का मतलब ये है, सिटी की अब जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से आप ड्रेनेज सिस्टम बनाओ ना, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। दूसरा, आपके पास प्लानिंग नहीं है। जब भाई एक बात बताओ, इतनी बारिश आ गई थी तो ड्रेनेज सिस्टम से आपने पानी जल्दी से रिलीज क्यों नहीं किया? पहले तो जो ऑपरेटर्स थे वो देखते रहे, पानी उन्होंने देर से रिलीज किया, और जब रिलीज किया तब एकदम से रिलीज कर दिया। तो दोनों केसेस में फ्लड की जो इंटेंसिटी थी बढ़ गई। पहले से तैयार रहना चाहिए था कि बारिश इतनी ज़्यादा होने वाली है, ड्रेनेज सिस्टम को हम खाली रखें, और जैसा ही बारिश ज़्यादा होती है, पानी इकट्ठा हो, ड्रेनेज सिस्टम से पानी को हम रिलीज कर दें। तीसरा पॉइंट, देखो ये जो इंटेंसिटी बढ़ी ना फ्लड की, तो बहुत से लोग बोलने लगे कि ये तो नेचुरल कैलमिटी है, ये इंसान के बस की बात नहीं है, बारिश ज़्यादा हो गई। माना कि बारिश ज़्यादा हुई है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इंसान कर सकता है। जैसे देखो सिटीज़ में जो वेटलैंड्स होते हैं उन पे तो इंक्रोचमेंट करके लोग बैठे हैं। सिटी का पहले टेरेन जो था वो इस प्रकार से था कि पानी की निकासी आसानी से हो सके, लेकिन बिल्डर्स ने टेरेन को प्लेन कर दिया। कंक्रीट का आपने इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया सिटी में, अब पानी नीचे जाता ही नहीं है ग्राउंड के नीचे। समझ रहे हो ना आप चीज़ों को? पहले वेटलैंड्स थे, नेचुरल स्ट्रीम्स थी, पानी वहाँ से निकल जाता था। अब उन वेटलैंड्स पे कब्जा करके वहाँ पे घर बन चुके हैं, पानी की निकासी नहीं हो पाती, और कहीं कहीं पर जो पानी की स्ट्रीम्स हैं वहाँ पे कूड़ा करकट इतना ज़्यादा पड़ा है कि ब्लॉक हो जाता है नेचुरल स्ट्रीम, वहाँ से पानी की निकासी हो ही नहीं पाती। तो ये तो मैन मेड रीजंस है ना। अब इनकी वजह से बाढ़ आई है, बारिश ज़्यादा हुई है, ये बात सही है, लेकिन बारिश ज़्यादा हुई है तो पानी की निकासी भी अगर हो जाती, अगर आपने वेटलैंड्स ब्लॉक नहीं किए होते, अगर पानी आसानी से नीचे चला जाता, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होता आपने कि पानी एक्वीफायर्स में यानी ग्राउंड के नीचे आसानी से जा सके, लेकिन नहीं, आपने इन चीज़ों पर ध्यान दिया ही नहीं।
इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो जैसे ही हैदराबाद में अर्बन फ्लड आई, अगर इस प्रकार की अर्बन फ्लड को हमें रोकना है तो सिर्फ म्युनिसिपल अथॉरिटीज इन अर्बन फ्लड्स को नहीं रोक सकती, और अकेले स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टेट गवर्नमेंट भी इनको नहीं रोक सकती। इसके लिए सिविल सोसाइटी को भी पार्टिसिपेट करना होगा, हर एक इंडिविजुअल को अपना रोल प्ले करना होगा, जैसे कूड़ा करकट नदी नालों में ना फेंका जाए। इसके साथ साथ एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जा सकती है जो स्पेशल इसी इशू पर काम करें और फ्लड को प्रिवेंट करें। जैसे देखो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस अथॉरिटी के द्वारा ये काम किया जा सकता है, और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये प्रोविजन किया गया है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का निर्माण किया जाए, इस कमेटी को इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी के साथ मिल के काम करें बड़े स्केल पे, ताकि फ्लड वाली सिचुएशन को प्रिवेंट किया जा सके। इसके बाद बताया जाता है स्पॉन्ज सिटीज़ के कंसेप्ट के बारे में। स्पॉन्ज मतलब स्पॉन्ज का रसगुल्ला आपने सुना होगा, जो पानी को सोख लेता है। उसी प्रकार से स्पॉन्ज सिटी मतलब एक ऐसी सिटी जो परमिएबल होगी, बारिश ज़्यादा आती है तो पानी नीचे चला जाए और बाद में उस पानी का इस्तेमाल भी किया जा सके सिटीज़ के यूज़ के लिए। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूँ, स्पॉन्ज सिटीज़ वो सिटीज़ जो रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, पानी नेचुरली सोइल से छन कर नीचे चला जाए और एक्वीफायर में पहुँच जाए, बाद में उसी पानी का इस्तेमाल किया जा सके सिटी के इस्तेमाल के लिए थ्रू अर्बन और पेरी अर्बन वेल्स, यानी जो कुएं होते हैं उनसे उस पानी को निकाला जा सके जो नीचे पहुंचा है एक्वीफायर्स में। ऐसे पानी को आसानी से ट्रीट किया जा सकता है और सिटी की वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, मतलब स्पॉन्ज सिटीज़ का निर्माण कैसे पॉसिबल होगा? इसका मतलब देखो, ग्रीन स्पेस ज़्यादा हो, ज़्यादा पेड़ पौधे हों, वाटरवेज जो होते हैं सिटी में, जैसे झील है, कोई पोंड है, नेचुरल स्ट्रीम है, वेटलैंड है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हों। इसके लिए देखो अर्बन इकोसिस्टम को सपोर्ट करना होगा, बायोडाइवर्सिटी, न्यूअर कल्चरल एंड रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा होंगी अगर ऐसा किया जाता है। ये सब इंश्योर करने के लिए, यानी स्पॉन्ज सिटीज़ को डेवलप करने के लिए, जैसे काफ़ी सारे मिशंस हैं, अमृत मिशन, हृदय मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, एक स्पेशल मिशन चलाया जा सकता है। और जब देखो स्पॉन्ज सिटीज़ के लिए एक स्पेशल मिशन चलाया जाए तो कुछ बातों का जरूर ख्याल रखा जाए, जैसे सिटी में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो जिससे सिटी परमिएबल बने, पानी नीचे जा सके। कुछ एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं, जैसे बायोस्वेल्स एंड रिटेंशन सिस्टम, परमिएबल मटेरियल यूज हो रोड्स और पेमेंट्स के लिए, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा हो जिसकी सहायता से पानी ग्राउंड के नीचे जा सके एक्वीफायर्स में, ग्रीन रूफ्स, हार्वेस्टिंग सिस्टम इन द बिल्डिंग्स, ये सब होना चाहिए। कहने का सिंपल मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो जिससे पानी आसानी से नीचे जा सके। दूसरा, वाटर साइड मैनेजमेंट बढ़िया होनी चाहिए। वाटर साइड मतलब मान लीजिए ये ड्रेन है सिटी में, तो जहाँ जहाँ से पानी इस ड्रेन में आ रहा है वो सारा होगा वाटर साइड एरिया। तो वाटर साइड मैनेजमेंट सिटी में अच्छा होना चाहिए। वेटलैंड्स पे इंक्रोचमेंट ना हो, वेटलैंड्स सही सिचुएशन में रहें ताकि वहाँ से पानी आसानी से ड्रेन हो सके, जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि वेटलैंड्स पर इंक्रोचमेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेरेन को बिल्कुल प्लेन ना किया जाए बिल्डर्स के द्वारा, मतलब टेरेन के साथ छेड़छाड़ ना हो। नेचुरली जैसा टेरेन है वहाँ से देखो पानी की निकासी अच्छे से हो जाती है, लेकिन टेरेन से आप छेड़छाड़ करते हो फिर पानी फंस के रह जाता है, पानी की निकासी नहीं हो पाती। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है अगर हम स्पॉन्ज सिटीज़ के लिए स्पेशल मिशन लॉन्च करते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया स्पॉन्ज सिटीज़ के कंसेप्ट के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मानसून से संबंधित है। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। मानसून देखो आपको पता है इंडिया में 2 साइकिल्स में आता है, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। अभी कंटेक्स्ट ये है साउथ वेस्ट जो मानसून है वो ख़त्म हो गया है। तो कुछ डेटा आर्टिकल में सामने रखा जाता है। इस बार जो बारिश हुई है मानसून सीजन में लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा हुई है। ये लगातार दूसरा ऐसा साल है जिसमें लॉन्ग टर्म पीरियड से ज़्यादा बारिश हुई हो। लॉन्ग टर्म पीरियड है कितना?
लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज कितना है 88 सेंटीमीटर। मतलब एवरेज तौर पर हमारे देश में मानसून सीजन में, साउथ वेस्ट मानसून सीजन में 88 सेंटीमीटर बारिश होती है। लेकिन ये लगातार दूसरा ऐसा साल है जिसमें लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा बारिश हुई। मतलब पिछले साल भी लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा बारिश हुई थी और इस साल यानी 2020 में भी लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा बारिश हुई। देखो ये 30 साल बाद ऐसा हुआ है कि लगातार 2 साल लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा बारिश देखने को मिली हो। 2000 के बाद तो हमारे देश में कई सारे साल ऐसे आए जब देश में सूखा देखने को मिला साउथ वेस्ट मानसून के दौरान। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ज़्यादा बारिश मतलब ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं ज़्यादा बारिश मतलब फ्लड्स, डैम का बिल्कुल फुल हो जाना, लैंडस्लाइड्स, लोगों की जान जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। और बारिश ऐसा नहीं है ना कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह थोड़ी थोड़ी ज़्यादा हुई है, नहीं। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बारिश नहीं भी हुई है। तो हमें फ्लड फोरकास्ट वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ताकि ये जो पैटर्न है कि ज़्यादा बारिश हो एवरेज से, इस पैटर्न की वजह से ऐसा ना हो कि फ्लड आ जाए, जैसा हमने पिछला आर्टिकल डिस्कस किया, लेकिन हम तैयार ना हो, इससे जान माल की नुकसान ज़्यादा होता है। तो हमें फ्लड फोरकास्ट वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ताकि बारिश ज़्यादा भी होती है तो हम पहले से तैयार हों, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंट हो। इसके साथ साथ IMD को देखो अब डेटा भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। पहले तो देखो 15 अक्टूबर तक मानसून चला जाता था, लेकिन इस बार मानसून काफ़ी डिले से गया है। तो इससे भी रणनीति जो है वो चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा पैटर्न डिसरप्ट होता है। किसान बीज कब बोते हैं और कई सारी इंडस्ट्रीज में बिजनेस साइकिल सब डिसरप्ट होता है अगर मानसून के आने की जाने की जो डेट है वो चेंज होती हैं। तो IMD को इन हो रहे बदलावों को अब अपने डेटा में इंक्लूड करना चाहिए। इसके बाद बात की जाती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून से देखो पूरे देश में तो बारिश होती नहीं, कुछ ही एरिया में बारिश होती है, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। उसका एक रीज़न भी है, जैसा हमने डिस्कस किया कि देश में 75 to 80% बारिश तो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, तो इस पर ज़्यादा रिसर्च की गई है। नॉर्थ ईस्ट मानसून हमारे देश की टोटल रेनफॉल में सिर्फ 10 से 12% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन देखो फिर भी जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उस पर भी पूरी रिसर्च होनी चाहिए, पूरी फोरकास्टिंग होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा अच्छे से फोरकास्टिंग होगी उतना ही बेहतर ढंग से हमारे देश की एजेंसीज तैयार होंगी फ्लड से निपटने में, किसी दूसरे प्रकार के और डिजास्टर से निपटने में। सरकार ने वैसे अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि वेदर को सिमुलेट किया जा सके और फोरकास्टिंग अच्छी हो सके। लेकिन अभी भी देखो काफ़ी कुछ करना बाकी है, ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है और ज़्यादा अच्छे रिसर्च प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने की आवश्यकता है, ताकि नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून जो काफ़ी इरेगुलर रहता है उनके बारे में बेटर एनालाइज पहले से किया जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मानसून से संबंधित, नीति आयोग से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको 2 सर्कल्स दिख रहे होंगे। आप मान लीजिए बीच में ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और सर्कल पे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। उसी प्रकार से दूसरे सर्कल में भी आप एज्यूम कर लीजिए बीच में है सेंट्रल गवर्नमेंट और सर्कल के जो पॉइंट्स हैं ये हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो आउटसाइड डायरेक्शन में लगती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगती है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगती है वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। अब पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर देखो संविधान में ज़्यादा पावर्स दी गई हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो डोमिनेट कर रही है। और अगर संविधान में ज़्यादा पावर्स दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसका मतलब सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो डोमिनेट कर रही है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। पॉइंट देखो सिंपल है। अगर कोई बोले ना कि इंडिया के संविधान में सेंट्रीपिटल बायस है, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है इंडिया के संविधान में यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं बजाय के स्टेट गवर्नमेंट के। और अगर कोई पर्सन यूं बोलता है USA के संविधान में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बायस है, तो इसका मतलब वो ये कहना चाहता है
कि यूएसए के संविधान में स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं एज कंपेरिजन टू यूनियन गवर्नमेंट। देखो हमारे संविधान में साफ तौर पर मेंशन है, इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, डिफरेंस क्या है यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के बीच में। इसके लिए आप डिफरेंस समझिए, यूएसए का फॉर्मेशन कैसे हुआ और इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखो यूएसए का फॉर्मेशन इस प्रकार से हुआ कि 50 स्टेट्स एकजुट हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम मिल के एक देश बनाएंगे जिसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूएसए में देखो, जिन 50 स्टेट्स ने यूएसए का निर्माण किया था उनकी बाउंड्री आज भी वही है। एक भी स्टेट की बाउंड्री 1 इंच भी ना तो कम हुई है और ना ही बढ़ी है। तो यूएसए है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, जबकि इंडिया का केस एकदम उल्टा है। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इंडिया एक नया देश बना। जब इंडिया नया देश बना तो उस समय राज्यों की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन आज इंडिया में राज्यों की संख्या यानी स्टेट्स का जो नंबर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको पता है इंडिया में पार्लियामेंट के पास पावर है, नया स्टेट बन सकता है, 2 स्टेट्स को आपस में मर्ज भी किया जा सकता है, बाउंड्री चेंज की जा सकती है, नाम चेंज किया जा सकता है। ये सारी पावर्स पार्लियामेंट के पास हैं। इसलिए इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट को हमारे संविधान में ज़्यादा पावर दी गई है। ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए, जब हमारा संविधान बना था, आप उस टाइम काल में अगर जाओगे तो संविधान निर्माताओं को डर लगता था कहीं इंडिया के टुकड़े ना हो जाएं। इंडिया की यूनिटी को बरकरार रखने के लिए यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देना जरूरी था। इसी वजह से हमारे संविधान में सेंट्रीपिटल बायस देखने को मिलता है, यानी यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। लेकिन देखो राइटर ये कहते हैं, पहले की सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में जमीन आसमान का अंतर है। आज इंडिया की यूनिटी को कोई खतरा नहीं है। हमारे देश की इकोनॉमी, पॉलिटी, डेमोग्राफी, सोसाइटी भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। आज का इंडिया न्यू एस्पायरेशनल इंडिया है। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम फेडरलिज्म पे फोकस करें। राइटर देखो इस पूरे आर्टिकल में फिस्कल फेडरलिज्म पे फोकस करते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म मतलब अभी फिलहाल यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फिस्कल पावर्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रेवेन्यू रहता है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम रहती हैं। तो राइटर इस आर्टिकल में फोकस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को इनफ फिस्कल पावर्स मिलनी चाहिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से, और जो टियर 3 है यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस उनको भी इनफ फिस्कल पावर्स मिलनी चाहिए, इनफ रेवेन्यू मिलना चाहिए ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से निभा सकें। इसके बाद देखो राइटर के द्वारा एक पॉइंट प्रेजेंट किया जाता है, हमारे संविधान में फिस्कल इम्बैलेंस है। फिस्कल इम्बैलेंस 2 तरह का है, एक वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस और दूसरा हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस। पहले बात करते हैं वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस की। देखो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हैं, लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आप जीएसटी की बात कर लीजिए, जीएसटी रेजिम में 40% रेवेन्यू जो आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है और 60% शेयर जो मिलता है एक्सपेंडिचर के लिए वो 29 स्टेट्स को मिलता है। मतलब साफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इक्वल फिस्कल पावर्स नहीं हैं, इम्बैलेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फिस्कल पावर्स हैं एज कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। ये है वर्टिकल इम्बैलेंस। अब हम बात करें हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस की। देखो 29 जो स्टेट्स हैं उनमें भी काफ़ी सारा फिस्कल इम्बैलेंस है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी फिस्कल कैपेसिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके पास एबिलिटी है पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने की। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो गुजरात, तमिलनाडु। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनकी फिस्कल कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफ़ी वीक है, और उनकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो पब्लिक सर्विसेज को अच्छे से प्रोवाइड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल बिहार, यूपी। तो ये क्या है, ये कौन सा इम्बैलेंस है? ये है हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। समझ गए मतलब क्या है वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस का और हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस का। अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा। देखो परंपरागत रूप से फाइनेंस कमीशन ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन इम्बैलेंसेस को एड्रेस करने का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 14th फाइनेंस कमीशन में ये रिकमेंड किया गया था कि 42% जो टैक्स रेवेन्यू मिलेगा वो स्टेट्स को मिलेगा और बाकी 58% मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। फाइनेंस कमीशन समय समय पर अपनी रिकमेंडेशंस में ये भी कहता रहता है
कि वो स्टेट्स जिनकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है ये भी एक फैक्टर हो जिसके बेस पे उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो। तो कहने का एसेंस यही है, फाइनेंस कमीशन जिसको गठित किया जाता है 5 साल में एक बार, वो इन फिस्कल इम्बैलेंसेस को एड्रेस करने की कोशिश करता है। और राइटर के अनुसार न्यू फिस्कल फेडरल स्ट्रक्चर में पहला जो पिलर है वो फाइनेंस कमीशन है। इसके बाद राइटर के द्वारा ये कहा जाता है हॉरिजेंटल इम्बैलेंस को हमें और ज़्यादा गहराई से समझने की आवश्यकता है। हॉरिजेंटल इम्बैलेंस जो है यानी विभिन्न स्टेट्स के बीच जो फिस्कल इम्बैलेंस है वो 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 हॉरिजेंटल इम्बैलेंस वो है अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कैपेसिटी होती है बेसिक पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करने की। पब्लिक गुड्स जैसे देखो सैनिटेशन संबंधित सर्विसेज हो गई, हेल्थ सर्विसेज हो गई, एजुकेशन सर्विसेज हो गई, ये सब पब्लिक गुड्स हैं। और टाइप 2 हॉरिजेंटल इम्बैलेंस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना, कैपिटल डेफिसिट को ट्रांसफॉर्म करना। अब आप एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, राइटर ये कहते हैं जो टाइप 1 हॉरिजेंटल इम्बैलेंस है यानी सभी स्टेट्स इतने सक्षम हो कि वो पब्लिक गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए देखो फाइनेंशियल कमीशन और बेहतर ढंग से और इफेक्टिव ढंग से काम करें। लेकिन जो टाइप 2 फिस्कल हॉरिजेंटल इम्बैलेंस है, किसी स्टेट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, किसी स्टेट के पास नहीं है, इस चीज को एड्रेस किया जा सकता है नीति आयोग के द्वारा, लेकिन प्रेजेंट स्टेट में नहीं। टाइप 2 हॉरिजेंटल इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए नीति आयोग को री इमेजिन करना होगा, जो कि इस आर्टिकल का टाइटल भी है। वैसे देखो टाइप 2 फिस्कल हॉरिजेंटल इम्बैलेंस को एड्रेस करने का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ये काम करने के लिए सूटेबल नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ज़्यादा ध्यान होना चाहिए देश की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर। रुपए की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में ठीक ठाक रहे, इन्फ्लेशन ठीक ठाक रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा रहे, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का। हमारे देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ठीक से फंक्शन करता रहे, बस यही सोचे फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो नीति आयोग टाइप 2 हॉरिजेंटल इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। लेकिन देखो दिक्कत ये है, प्लानिंग कमीशन के पास ना पहले पावर हुआ करती थी डिस्क्रिशनरी ग्रांट देने की, लेकिन नीति आयोग के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। नीति आयोग फिलहाल काम कर रहा है एक थिंक टैंक के तौर पे। यहीं पर राइटर कहते हैं नीति आयोग को री इमेजिन करने की आवश्यकता है, नीति आयोग 2.0 बनाने की आवश्यकता है। मतलब नीति आयोग को देखो 1% ऑफ जीडीपी या फिर 2% ऑफ जीडीपी जितने रिसोर्सेज उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके नीति आयोग उन स्टेट्स को बेहतर बना सके जहां पर ट्रेडिशनली इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट देखने को मिलता है और डेवलपमेंट रिलेटिवली कम आई है। तो ऐसे स्टेट्स में डेवलपमेंट इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए नीति आयोग के पास कुछ रिसोर्सेज होने जरूरी हैं, यानी कुछ ग्रांट देने की पावर होनी चाहिए, ताकि इंसेंटिवाइज किया जा सके उन स्टेट्स को, यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स को, कि वो बेहतर काम करें। अभी देखो नीति आयोग के पास पैसा देने की पावर नहीं है, तो नीति आयोग किन चीज़ों से काम चलाता है? हेल्थ इंडेक्स जारी कर दिया, वाटर इंडेक्स जारी कर दिया, ताकि स्टेट्स आपस में कॉम्पिटिटिव फील करें और अच्छा काम करें। लेकिन नीति आयोग के पास थोड़ा बहुत पैसा देने की पावर होगी, ग्रांट देने की पावर होगी, तो और भी ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जा सकेगा उन स्टेट्स को जहां पर फिलहाल सिचुएशन काफ़ी खराब है, वहां पे गवर्नेंस को और बेहतर बनाने के लिए। इसके लिए देखो नीति आयोग एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस भी इस्टेब्लिश कर सकता है, जो कि ये इवैल्यूएट करेगा कि नीति आयोग ने जो ग्रांट दी है उसको कितने बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया गया है। नीति आयोग देखो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करेगा। जो आरोप लगता था प्लानिंग कमीशन पे कि प्लानिंग कमीशन बिल्कुल अपनी पॉलिसीज को इंपोज कर देता है, थोप देता है स्टेट्स पे, वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच अपनाता है प्लानिंग कमीशन। इस प्रकार का काम नीति आयोग के द्वारा नहीं किया जाएगा। नीति आयोग पूरी पावर देगा स्टेट्स को कि आप अपना काम कीजिए, हम देखेंगे आप किस प्रकार से फंड्स को यूटिलाइज कर रहे हो, उसके हिसाब से हम फर्दर आपको फंड्स देंगे। नीति आयोग सिर्फ एक फ्रेमवर्क देगा स्टेट्स को और उस फ्रेमवर्क के हिसाब से स्टेट्स को काम करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा यह दिया जाता है, ना सिर्फ देखो इंटर स्टेट बैलेंस मतलब विभिन्न स्टेट्स के बीच में इम्बैलेंस, बल्कि इंट्रा स्टेट इम्बैलेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। कोई एक स्टेट है, मान लीजिए कर्नाटक,
नॉर्थ कर्नाटक में डेवलपमेंट का लेवल अलग है, साउथ कर्नाटक में डेवलपमेंट का लेवल अलग है। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, अलग अलग इलाकों में डेवलपमेंट का लेवल अलग अलग है। यूपी की बात कर लीजिए, वेस्टर्न यूपी में हालात अलग हैं, ईस्टर्न यूपी में हालात अलग हैं। तो इंट्रा स्टेट जो इम्बैलेंस है इसको भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। और ये कैसे किया जा सकता है? इसके लिए देखो डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करना होगा। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट जब हमारे देश में आया था तो लगने लगा था कि अब पंचायत जो हैं या फिर म्यूनसिपैलिटीज जो हैं उनको पावर्स दी जाएंगी, उनके पास फिजिकल पावर्स होंगी अपने हिसाब से डिसीजन लेने की और लोकल लेवल पे डेवलपमेंट लाने की। लेकिन वास्तव में देखो पंचायती राज को और म्यूनसिपैलिटीज को उतनी पावर्स नहीं दी गई जितना कि एज्यूम किया गया था, जितना की एक्सपेक्टेशन थी। तो आवश्यकता यह है कि अभी जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटीज हैं उनके पास इनफ फिजिकल पावर्स होनी चाहिए ताकि वो लोकल लेवल पे डेवलपमेंट ला सकें, और उनके पास इनफ फिजिकल पावर्स मौजूद हों। इसके लिए अलग से एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कंसोलिडेटेड फंड का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए आपको आर्टिकल 266, आर्टिकल 268, 243H, 243X इन सभी आर्टिकल्स को अमेंड करना होगा। लेकिन देखो फायदा ये होगा, अर्बन लोकल बॉडीज कंसोलिडेटेड फंड या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कंसोलिडेटेड फंड का निर्माण किया जाता है तो डायरेक्टली पैसा आएगा इस कंसोलिडेटेड फंड में। और जो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है ना, वो किसी स्टेट गवर्नमेंट पे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करेंगे पैसे के लिए, वो अपना काम ठीक से कर सकेंगे। एग्जाम्पल भी दिया जाता है राइटर के द्वारा, जैसे देखो जो CGST यानी सेंट्रल GST है या फिर स्टेट GST है, इसका 1/6 CGST का 1/6 और स्टेट GST का 1/6 इतना रेवेन्यू भी टीयर 3 के कंसोलिडेटेड फंड में पहुंच जाता है। तो ये देखो ऑलमोस्ट 1% ऑफ GDP होगा। तो इतने में तो देखो टीयर 3 जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनसिपैलिटीज, उनके तो मजे हो जाएंगे, वो अपना काम ठीक से चला सकेंगे, लोकल लेवल पे डेवलपमेंट ला सकेंगे। तो ये फिजिकल फेडरलिज्म का तीसरा पिलर होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टेटस फिलहाल फाइनेंस कमीशन को हासिल है वही स्टेटस स्टेट फाइनेंस कमीशन को हासिल होना चाहिए। और 3F हमेशा याद रखिएगा, जब भी फेडरलिज्म की बारी आए तो आप 3F का जिक्र कीजिएगा, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज। ये तीनों अवेलेबल होने चाहिए टीयर 3 इंस्टीट्यूशंस के पास। इससे हमारा देश का डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और ज़्यादा गहरा होगा और ज़्यादा मजबूत होगा। अब लास्ट में बात की जाती है 4th पिलर की। देखो GST में अभी भी काफ़ी सारी कमियां हैं। GST हमारे देश में आया, ये हमारे देश की बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी कमियां हैं। काफ़ी सारे GST रेट्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और 28% के बाद भी सरचार्ज लगता है। इतने सारे GST रेट्स नहीं होने चाहिए, एक सिंगल GST रेट होना चाहिए। और इसके अलावा जो सिन गुड्स हैं जैसे अल्कोहल, टोबैको, ये सारे सिन गुड्स हैं, इन पर आप सरचार्ज लगा सकते हो, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगा सकते हो। ई-वे बिल का जो रजीम है इसमें आप इंप्रूवमेंट लाओ। एक्सपोर्ट जो हमारे देश से जाता है उस पर GST नहीं लगना चाहिए, यानी 0 रेटिंग ऑफ GST। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसमें आप रिफॉर्म लाओ। GST काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसकी वर्किंग में आप और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आओ। GST काउंसिल का अपना एक अलग से सेक्रेटरीट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होने चाहिए GST काउंसिल को असिस्ट करने के लिए। तो GST रजीम को इंप्रूव करना ये चौथा पिलर है। तो आर्टिकल में कुल मिला के देखो 4 पिलर्स पे फोकस किया जाता है। सबसे पहला पिलर फाइनेंस कमीशन, दूसरा पिलर नीति आयोग 2.0, तीसरा पिलर पंचायत के लिए और म्यूनसिपैलिटीज के लिए अलग से कंसोलिडेटेड फंड का निर्माण करना, चौथा पिलर GST रजीम को इंप्रूव करना। ये सब चीज़ें जब हो जाएंगी मतलब हमारे देश में फिजिकल फेडरलिज्म बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा और हमारे देश में डेमोक्रेसी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होगी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अब क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। एग्जामिन द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इंडियाज फिजिकल फेडरलिज्म। इंडिया के फिजिकल फेडरलिज्म से जो चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं उनको आपको पहले एग्जामिन करना है और दूसरे पार्ट में आपको कुछ मेजर्स भी बताने हैं ताकि उन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।